हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका क्लियर प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में, जिसका टारगेट है 5 जून। हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, जो कि यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ये भी हम साथ साथ देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया है, जो कि 24 अप्रैल को होने वाला है। तो यहाँ पर आप अपने आप को एनरोल कर दीजिए। ऑल्सो आप इसको ऑफलाइन भी दिल्ली के अंदर दे सकते हैं। चलिए, ऑल्सो देखो, अनअकैडमी को आप चूज कर सकते हैं फॉर योर ड्रीम, फॉर योर आईएएस ड्रीम। एंड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी लाइट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेल हो जाती है। ये सब है यूपीएससी सीएससी के बैचेस, जो कि अभी इस समय चल रहे हैं, एंड आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल के कुछ कोर्सेज हैं। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सपोजर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज राइट टू प्रोटेस्ट। देखो, राइट टू प्रोटेस्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैसे टाइप का राइट है, ये एक लीगल राइट है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले भी हमें देखने को मिल चुका है। यूपीएससी ये तक पूछ चुका है कि राइट टू वोट कैसे टाइप का राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। अब देखो, हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि फार्म बिल से रिलेटेड हमें क्या देखने को मिला कि जो फार्मर्स थे वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड हमें देखने को मिला कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट ऑफ द फार्मर्स इज़ इम्पॉर्टेंट राइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसका हनन नहीं कर सकते, इसको ब्लॉक नहीं कर सकते इंडेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकते, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बट रोड्स को ब्लॉक करना इनडेफिनेटली इज नॉट राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो पब्लिक ऑर्डर होता है उसको खराब कर देती है, एंड पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट टू प्रोटेस्ट कैसे टाइप का राइट है ये हमें पता होना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो ये कोई एक्सप्लिसिट राइट नहीं है जो कि अलग से लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। इसको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं हम इसको डिराइव कर सकते हैं। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द राइट टू प्रोटेस्ट। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। अब देखो, ये जो बिल आया इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई कि वो प्रोहिबिट कर सकते हैं स्ट्राइक्स को, लॉकआउट को एंड ले ऑफ को, जो कि कहीं ना कहीं एंगेज्ड हैं, रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से। ठीक है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है, मतलब ये कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, पावर, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर दीज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो इनसे रिलेटेड अगर ये है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, स्ट्राइक हो रहा है, लॉकआउट हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, तो गवर्नमेंट मना कर सकती है कि नहीं, आप ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि ये क्या करेगा, सीधा सीधा जो लोगों की लाइफ है उसको इम्पैक्ट करेगा। अब देखो, स्ट्राइक तो हमें पता है क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है। लॉकआउट का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है, जो कि लोगों को रख रहा है, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है डोर्स ऑफ the organization or where the work is happening for the workers or for the employees, कि आप नहीं आओ, आप जब तक नहीं आओगे अंदर, जब तक आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देते। तो अपनी कंडीशन को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं लॉकआउट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है ले ऑफ। ले ऑफ का क्या मतलब है कि टेम्पररी या परमानेंट डिस्चार्ज दे रहे हो आप वर्कर्स को, या उनको काम पे नहीं रख रहे हो, या कुछ परमानेंट नहीं कर रहे हो उनके लिए, दैट इज कॉल्ड एज ले ऑफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकता है अगर ये कहीं ना कहीं एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड है या लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। यहीं से ही आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखकर बताना है कि राइट टू स्ट्राइक कैसे टाइप का राइट है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कुछ नहीं पता है, क्या पूछ ले आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इंस्टीट्यूशनल राइट टू गवर्नमेंट एड। कैसे टाइप का राइट है? देखो, इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट
जो है वो एड दे सकती है। एंड डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को एड इसलिए भी मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फायदा हो जाता है, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है तो वो वर्क कर पाते हैं, स्पेशली जब हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट एड टू एन इंस्टीट्यूशन इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, ठीक है, एक टाइप की पॉलिसी, एक टाइप की हेल्प है, एक टाइप का एक्शन है, बट ये एक टाइप का फंडामेंटल राइट नहीं है। ये चीज आप याद रखिएगा कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट कि आप इसको, मतलब आपके पास ये है ही है, आप इस पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसको हटा नहीं सकते, ऐसा नहीं। ऑल्सो आर्टिकल 30 इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। For aided institution there cannot be any difference between a minority and non-minority, ठीक है, आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में भी ये लिखा गया है कि स्टेट ग्रांट करती है जब एड को, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी बेसिस पर, ठीक है, कि वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, या रिलीजन के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं कर सकती है। बट ये बात याद रखना कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, दैट इज सेडिशन लॉ, ठीक है। अब देखो, सेडिशन लॉ की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सेडिशन लॉ की हिस्ट्री। देखो, जब हम सेडिशन लॉ की हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो 17th सेंचुरी में जब इंग्लैंड था, यहाँ पर हमारे देश पे राज कर रहे थे वो लोग, वो चाहते थे कि हमेशा ही एक प्रो गवर्नमेंट ओपिनियन रहे, सरवाइव करे। एंड इसीलिए वो क्या करते थे, जो भी लोग उनके अगेंस्ट आते थे या थोड़ा सा भी जिनमें दिमाग होता था और इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करते थे, ये लोग चाहते थे कि उनको कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया जाए। एंड इसके लिए लेकर आए सेडिशन लॉ को। द लॉ वॉज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837, ठीक है, बहुत पहले ये इसको ड्राफ्ट कर दिया गया था बाय थॉमस मैकली, बट ये इन हमें रियलिटी अंडर आईपीसी देखने को मिला इन 1860, ठीक है, 1860 के अंदर कहीं ना कहीं ये इन एक्ट आया। द रूल वॉज फर्स्ट यूज्ड टू प्रोसिक्यूट बाल गंगाधर तिलक इन 1897, ठीक है, सबसे पहले ही बाल गंगाधर तिलक, इतने फेमस पर्सनैलिटी को सेडिशन लॉ के अंदर कहीं ना कहीं अंदर कर दिया गया, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि ग्राउंड ऐसे लगा देते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को हार्म कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको इसके अंडर जाना है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं लोगों को हानि पहुंचा रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब देखो, ये सेक्शन बात क्या करता है, इस सेक्शन का मतलब ये है, ये सेक्शन ये बात करता है कि एनी पर्सन बाय वर्ड, ईदर स्पोकन या रिटन, कैसा भी हो, या साइन में हो, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या कैसे भी वो अटेम्प्ट कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने की, और वो कैसे क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है, वो हेटरेट दिखा रहा है या कंटेम्प्ट या एक्साइट्स या अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, हेटरेट फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हेटरेट या कंटेम्प्ट या लोगों के अंदर एजिटेशन, कोशिश कर रहा है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग आके खड़े हो जाए, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ सेडिशन लॉ और अ सेडिशियस एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं एनिमिटी की भावना भी लाने की कोशिश करी जा रही है, एंड इसीलिए इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी इंसान अगर ऐसा कुछ करता है तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, उनको जेल जाना पड़ सकता है, एंड द टर्म विल बी रेंज बिटवीन 3 years टू लाइफ टर्म, ठीक है, तो इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करते हो, देश के खिलाफ आने की कोशिश करते हो। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एवरी सिटीजन हैव राइट टू से, कि आप जो मन चाहे हम बोल सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के थोड़ा अगेंस्ट ही क्यों ना हो, अबाउट गवर्नमेंट, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस। मतलब हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि क्या हो जाए कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाए, पब्लिक ऑर्डर को ब्रेक कर दें, एंड एक डिसिप्लिन की जो एक लाइन होती है उसको हम ब्रेक कर दें, ठीक है, इसीलिए ये आया है पर्टिकुलरली सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, एंड इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अब देखो, ऐसा ही नहीं है कि बस आपको टर्म मिल गई, और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि ये जो इंसान होगा ये क्या है, इट विल बी नॉट, ही विल बी नॉट एलिजिबल टू वर्क इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर फर्दर, आगे काम भी नहीं कर सकते, विदाउट पासपोर्ट रहना होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक नुकसान होता है, डिग्निटी पे भी खतरा होता है, ऑल्सो कहीं ना कहीं देश की नज़र में आप विद्रोही आप एक उभर के आ रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, दैट इज सेडिशन लॉ। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज
पेगासस। देखो पेगासस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पेगासस एक खतरा है हमारे देश के लिए एज वेल एज और सब कंट्रीज के लिए भी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्पाईवेयर, ठीक है, जो कि किसने बनाया है, एक एनजीओ ने बनाया है विच इज इजराइल बेस्ड, ठीक है, इजराइल के अंदर एक एनजीओ है, उसने इसको फॉर्म किया। एंड पेगासस कैन इन्फेक्ट डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है, एंड उनको क्या कर सकता है, उनकी सारा डेटा ले सकता है और ऑल्सो उनकी हर चीज़, उनकी मैसेजेस, उनके सारे लिंक्स सब खुल जाएंगे, ठीक है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्पाईवेयर जो कि आपके ऊपर स्पाई रखेगा, एक मालवेयर है, एक तरीके का नुकसानदायक चीज़ है जो कि आपके डिवाइस के अंदर अगर आ गई तो कहीं ना कहीं हर चीज़ आपकी स्टोलन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, पेगासस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिंक आ जाता है सामने। अब जब वो लिंक आ जाता है और वो जो इंसान है वो उसको क्लिक कर देता है, तो क्लिक करने के बाद सीधा जो मालवेयर कोड होता है या फिर या कोई एप्लीकेशन हो गई, वो सारी इंस्टॉल हो जाती है फ़ोन के अंदर। और एक बारी अगर ये कोड या ये जो एप्लीकेशन है ये आपके फ़ोन के अंदर आ गई या आपके किसी डिवाइस के अंदर आ गई, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट एक्सेस आपके फ़ोन का ये स्पाईवेयर ने ले लिया है, सारी जानकारी इनके पास चली जाएगी, ठीक है। अब देखो इसी से ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर क्या सर्विलेंस लॉ है, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या चलता है। तो जब हम टेलीग्राफ एक्ट 1885 की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंटरसेप्शन ऑफ कॉल्स के बारे में लिखा हुआ है कि अंडर दिस लॉ जो गवर्नमेंट है वो इंटरसेप्ट कर सकती है, बीच में कहीं ना कहीं कॉल्स जो हैं उनको देख सकती है, उनको सुन सकती है, ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। अब देखो सिचुएशन भी क्या क्या है, खुद से ही सोचो। सिचुएशन, अगर किसी की कॉल्स को गवर्नमेंट देख रही है, सुन रही है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन देश को खतरा करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा है, या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है, या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट या पब्लिक ऑर्डर, इन सब को खतरा है, ठीक है। तो इन सब से अगर कुछ ना कुछ रिलेटेड है तो टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो इंटरसेप्ट कर सकती है कॉल्स को। And these are the same restriction imposed on free speech under Article 19 Clause 2 कि अगर फ्री स्पीच भी कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर वो क्या करेगा, अगर वो देश की जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं खतरा है तो कहीं ना कहीं हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट पेगासस एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टेलीग्राफ एक्ट 1885। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया शॉक एज वेल एज एक परेशानी दिखाई कि अभी भी क्यों जो पुलिस है वो कंटिन्यू कर रही है रजिस्टरिंग ऑफ द केसेस अंडर सेक्शन 66A, डिस्पाइट कि 6 साल पहले इसको क्वैश कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों हटाए। एंड इससे रिलेटेड जो केस है दैट इज श्रेया सिंघल केस, ठीक है। श्रेया सिंघल केस का थोड़ा डिफरेंट केस था, दो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस केस में ये था कि मुंबई से रिलेटेड जो बैन लग रहा था उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये जो श्रेया सिंघल है इन्होंने अपने फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखा था, राज ठाकरे से रिलेटेड कुछ चीज़ थी, कोई न्यूज़ थी, तो उससे क्या हो गया था कि सेक्शन 66A के अंडर इनके बारे में बात कर रही थी कि इनको वो होना चाहिए, क्या कहते हो, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट उसके बाद इन्होंने फिर कोर्ट के अंदर गई है और वहाँ पर पता चला कि ये अपनी खुद के फेसबुक पे कहीं ना कहीं अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ले रही थी, उसको इस्तेमाल कर रही थी, तो ये कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ केस हुआ था। मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं ना कहीं ऐसी जो स्टोरीज होती हैं पता रहती हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब देखो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट पेश कर दिया गया, ये आपको पता है। इसमें है क्या, इसके अंदर ये था पहले कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट कर सकती है उन लोगों को जो कि कोई पर्टिकुलर कोई मैसेज होता है या कंप्यूटर के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू या कोई एसएमएस दे रहे हैं या एमएमएस जो भी है, ठीक है, कुछ भी है ऐसा कुछ, या आईटी मीडियम का यूज़ कर रहे हैं या कम्युनिकेशन सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, और वो क्या है, वो ऑफेंसिव है, कहीं ना कहीं फेक है, अनॉयंस क्रिएट कर सकता है, एनिमिटी एज वेल एज हेटरेट क्रिएट कर सकता है, तो क्या कर सकती है जो पुलिस है वो ये केस फाइल कर सकती है एंड मिनिमम ऑफ 3 years इन जेल इसके अंदर था,
ठीक है। अब ये आया तो बहुत अच्छी डीड से था, आया तो बहुत एक अच्छी सोच से था कि जो फेक न्यूज़ हो रही हैं उनको हम रोक सकें, जो लड़कियों के साथ गलत चीज़ें हो जाती हैं उन चीज़ों को हम रोक सकें, ठीक है। इस बेसिस पर ये आया था, पर हुआ क्या, इसका गलत इस्तेमाल देखने को मिला, इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन क्वैश्ड एंड इट कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। आईटी एक्ट के अंदर ये पर्टिकुलरली आता है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया एक ऑर्डर और उसमें कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो कि चला आ रहा है उसमें हमें पब्लिक ऑर्डर को ध्यान रखना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा ब्रेकेज देखने को मिल रहा है या हमें खतरा देखने को मिल रहा है कि कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर देगा, हम उसे इसके अंदर ले रहे हैं, नहीं। इट्स अबाउट पब्लिक ऑर्डर जो कि कम्युनिटी एट लार्ज को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो इसीलिए हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है, इट्स एन एक्शन टेकन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन। कहीं ना कहीं आपको ऐसा अन्वेषा हो रहा है कि ये जो इंसान है ये कुछ गलत काम करने वाला है या ये खतरा हो सकता है देश के लिए, ठीक है। तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर ले लिया जाता है। एंड स्टेट शुड नॉट आर्बिट्रली यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन टू डील विद ऑल द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी इशू हो, चाहे ऐसे ही हो कि आप उसे ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल करो, बिकॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक डिफरेंट एक चीज हो गई, एक डिफरेंट एक एक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये है कि 4 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर किसी इंसान को डिटेन कर दिया जाता है। पहला ये कि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है, दूसरा ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस को देख सकता है, या फिर फॉरेन अफेयर्स की तरफ कहीं ना कहीं खतरा क्रिएट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट फॉल विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। जो कि आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन को आना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। रेड अलॉन्ग विद आर्टिकल 22, ठीक है। तो दोनों को ही देखना है। आर्टिकल 22 सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो बिना सोचे समझे किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ले सकती है। आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 22 किसी इंसान का बहुत प्रेशियस होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए चीज़ें देखनी है, ऑल्सो हर चीज़ को मैनेज करना। अब देखो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ की, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इसके लिए, एंड इसके अंदर ये दिया गया है कि पीरियड नॉट मोर देन 3 मंथ्स के लिए आप उस इंसान को रख सकते हो जिसको आपने डिटेन कर लिया है। अब देखो इसमें भी है, अगर सपोज करो कोई इंसान सही में खतरा है, इंसान सही में ठीक नहीं है, तो आप 3 मंथ्स को भी एक्सटेंड कर सकते हो एडवाइजरी बोर्ड से पूछकर, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रोविजंस दिए गए। अब देखो ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो गई। जब हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नन ऑफ दीज राइट्स, यानी राइट टू कंसल्ट या डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर या राइट टू नो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन अवेलेबल है एक इंसान के लिए जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेन कर लिया जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि राइट टू कंसल्ट उसको मिले या फिर वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकता है या जान सकता है कि उसका ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्या है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर दिया गया है। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए ध्यान करता है, वर्क करता है। एंड द लॉ ऑल्सो टेक्स अवे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, जो कि एक नॉर्मल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये भी क्वैश हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर सस्पेशन चल रहा है, आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज ग्रांट इन एड फॉर रूरल लोकल बॉडीज। देखो
ये जो रूरल लोकल बॉडीज होती हैं इनको ग्रांट्स की ज़रूरत रहती है अपनी बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया अमाउंट ऑफ 13,385.70 करोड़ टू 25 स्टेट्स, ठीक है, कि ग्रांट प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरीके का रूरल लोकल बॉडीज के लिए, रूरल लोकल गवर्नेंस के लिए। अब देखो ये जो ग्रांट इन एड है ये कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट ऑफ टाइड ग्रांट्स फॉर द ईयर 2021-2022 इनको मिला है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है जानना कि ये टाइड ग्रांट्स क्या होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अब देखो ये क्यों आया, ये आया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड कहीं ना कहीं ये क्या देखती है, ये देखती है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है टैक्स प्रोसीड्स का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, एंड अमंग द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, कैसे टाइप का सिचुएशन चल रहा है उस भी आप पर देखा जाता है कि कितना हमें जो है वो टैक्स प्रोसीड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर to constitute a finance commission at an interval of 5 years or earlier, ठीक है, 5 साल या उससे पहले के अंतरकाल में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको फाइनेंस कमीशन बनाने की जरूरत है। द 15th फाइनेंस कमीशन नवंबर 2017 में कंस्टिट्यूट करी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह की चेयरमैनशिप में हमें आता हुआ नजर आया था एंड इट्स रिकमेंडेशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021-2022 टू 2025-2026, ठीक है, इसके अंदर है। अब देखो ये अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, जैसे कि जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है वो 41% रखो एंड उसको इसी को चालू करो। ऑल्सो एट द सेम टाइम 42% डिविजिबल पूल एज रिकमेंडेड बाय 14th फाइनेंस कमीशन, इसमें कहा कि कंटिन्यू करो उसको। ऑल्सो और भी चीज़ें अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की भी इन्होंने बात करी थी एंड बहुत सारी इसमें रिकमेंडेशन थी। एक बार ही आप देख लीजिएगा कि 15th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन सामने आई थी। आपको पता होना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन क्या होता है बेसिकली, यह आपको पता होना चाहिए, हमारी कोर पॉलिटी से ये रिलेटेड है। ऑल्सो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये बोलता है कि उनको कंस्टिट्यूट करने की जरूरत है फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years या अर्लियर, ठीक है, इट्स आर्टिकल 280। चलिए ऑल्सो देखो अभी तक हमने टाइड उसकी बात नहीं करी, टाइड ग्रांट्स की बात नहीं करी। टाइड ग्रांट्स इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द टोटल ग्रांट इन एड अलॉटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जितना भी उनको दिया जाता है ग्रांट इन एड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 60% कम्स अंडर द टाइड ग्रांट, ठीक है। अब ये जो टाइड ग्रांट होते हैं क्या होते हैं, ये इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर द रूरल लोकल बॉडीज ओवर एंड अबव द फंड्स अलॉटेड बाय द सेंटर, जिससे वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके सैनिटाइजेशन को, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अपना बरकरार रख सके या नहीं है तो उसको अचीव कर सके, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है, अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब देखो ये बात ध्यान से देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके अंदर टाइड ग्रांट की हम बात करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री, सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज मतलब सबसे बेसिक नीड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं इसके लिए जो पैसा होता है जिसको रख दिया जाता है अबव द ग्रांट जो कि और अवेलेबल है उसको कहते हैं टाइड ग्रांट्स, ठीक है। इसके अलावा जो 40% जो रह जाता है उसको हम अनटाइड ग्रांट कहते हैं एंड इट इज टू बी यूटिलाइज्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि जहाँ पे जरूरत है वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लो। ये जो टाइड ग्रांट वाली चीज़ें ये तो इम्पॉर्टेंट है, 60% इन चीज़ों में इस्तेमाल होगी पर 40% पंचायती राज इंस्टीट्यूशन खुद देखता है कि कहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक लोकेशन नीड बट एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है, सैलरीज इसमें इंक्लूड नहीं होती है। चलिए दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ करंट अफेयर्स को कवर करते रहिए। नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ पर जाकर आप जितने भी पुराने लेक्चर्स हुए हैं उनको कवर कर सकते हैं। उनसे नोट ज़रूर बनाइएगा और जो रिवाइज करते रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जो पेपर से 1-2 दिन पहले आप क्या करो एकदम से देखो और आपको रिविजन हो जाए।
चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नीचे मिल जाएगा लाइक का बटन, उसको दबाना नहीं भूलिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।